कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। इसकी बहुत अच्छी मिसाल है एक ऐसे क्रिकेटर जिन्होंने मुश्किल सिचुएशंस को ओवरकम करके अपनी पहचान पूरी दुनिया में बनाई और अपने इंटरनेशनल लेवल क्रिकेटर बनने के सपने को साकार किया। प्लीज वेलकम सुपर टैलेंटेड ऑलराउंडर एंड माय डियर फ्रेंड सिमी सिंह ऑन फ्राइडे टॉक्स। वेलकम सिमी, थैंक यू सो मच। पहले तो आपने वक्त दिया और आप फ्राइडे टॉक्स पे आए। आज पुरानी यादें ताजा हो रही है कि नहीं हो रही है? कभी सोचा था ऐसे आमने सामने बैठे होंगे और इंटरव्यू कर रहे होंगे? फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक्स सो मच निखिल, आपने मुझे बुलाया यहाँ पे अपने शो में। मैं देखता रहता हूँ आपके इंटरव्यूज़, बहुत ही अच्छा कर रहे हो, तो मुझे भी बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पे आके। और नहीं, कभी नहीं था सोचा पहले। जब मोहाली में खेलते थे हम इकट्ठे अंडर 14 में 16 में, तो और ही थॉट्स थे दिमाग में, लेकिन दैट्स व्हाट टाइम इज आई थिंक, और आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू इट। थैंक यू सिमी, थैंक यू। वी ऑल आर सो प्राउड ऑफ यू और हमें इतनी खुशी है आपने इतनी मेहनत करके, इतना स्ट्रगल करके एक ऐसा मुकाम हासिल कर लिया जो कि कोई भी अभी तक इंडियन आयरलैंड की तरफ से नहीं खेल पाए। यू आर द फर्स्ट वन एंड यू हैव रिप्रेजेंटेड द कंट्री फ्रॉम देयर एंड द स्ट्रगल विच यू हैव डन, इट्स इनक्रेडिबल। सो फर्स्ट ऑफ ऑल कॉन्ग्रेचुलेशंस। एंड दूसरी कॉन्ग्रेचुलेशंस, रिसेंटली आप अभी वर्ल्ड कप खेल के आए हो, जो आपका एक ड्रीम भी था, हमेशा से आप उसमें आना चाहते थे, और उसके लिए बहुत बहुत मुबारकें आपको और बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशंस एंड भगवान ऐसी आपको तरक्की देते रहे। थैंक्स सो मच निखिल। ये बहुत इंडिया में एक्चुअली बहुत लोगों के मुझे मैसेज भी आए ड्यूरिंग वर्ल्ड कप, तो ये बहुत ही मेरे लिए मेरा सेकंड वर्ल्ड कप था, तो ये बहुत ही एक मेरे करियर में एक हाईलाइट थी। और वर्ल्ड कप काफ़ी अच्छा रहा, हमने क्वालिफाई किया पहले फर्स्ट राउंड से और आगे भी अच्छा किया, इंग्लैंड को भी हराया जिन्होंने आगे जाके वर्ल्ड कप जीता। तो ये बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस था। अभी ऑस्ट्रेलिया में पहली बार गया था और वहाँ पे सारी क्रिकेट का एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था। और अभी इंडिया में आया हूँ, यहाँ पे प्रैक्टिस हो रही है और एंजॉय कर रहा हूँ, तो अच्छा लगा। क्रिकेट खेलने की या क्रिकेटर बनने की इंस्पिरेशन सबसे पहले कैसे आई? सबसे पहले तो जैसे हर कोई बच्चा इंडिया में स्ट्रीट क्रिकेट खेलता है, तो अपने मोहल्ले में ही खेलते होते थे। फिर वहाँ पे काफ़ी शीशे वगैरह भी तोड़े, तो कंप्लेंट्स आती थी घर पे, घर वाले काफ़ी परेशान हो गए थे और रोज़ ही लड़ाई हो जाती थी एम्पायरिंग की वजह से। तो वो गर्मी की छुट्टियाँ थी उस टाइम, और मुझे याद है 99 का क्रिकेट वर्ल्ड कप चल रहा था उस, तो टीवी पे सारा दिन क्रिकेट देखनी। तो उससे घर वालों ने सोचा कि इसको थोड़ी देर एकेडमी में डाल देते हैं कि चलो घर से भी बाहर निकलेगा और थोड़ा उनको भी थोड़ा राहत की सांस आएगी। तो वहाँ से बस जब क्रिकेट स्टेडियम गए, वहाँ पे देखा कि ऐसे क्रिकेट होती है, वहाँ से शौक पड़ गया बहुत ज़्यादा क्रिकेट का। सो जब आपने क्रिकेट शुरू करी सिमी, उस टाइम से आपको क्लैरिटी थी क्या कि हाँ आप कंट्री रिप्रेजेंट करना चाहते हो, कि या उस टाइम आप सिर्फ शौक के लिए खेलते थे? शुरू में तो शौकिया था बिल्कुल ही, कि देखें कि कैसे, क्योंकि हम मोहल्ले में खेलते थे टेनिस बॉल के साथ और प्रॉपर किट नहीं थी होती, तो वहाँ पे जाके बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस लगा। सबके पास अपने किट बैग होते थे, वो है, तो वो चीज़ें काफ़ी अट्रैक्टिव लगने लगी। फिर जैसे जैसे क्रिकेट में घुसते गए, थोड़ा 1-1.5 साल बाद लगने लग गया कि नहीं, ये करियर ही चाहिए। और जब जैसे मुझे याद है पीसीए स्टेडियम में इंडिया का मैच था, तो जो क्रिकेटर्स का मैंने क्रेज़ देखा लोगों का, कि उनको मिलने के लिए गेट पे खड़े हुए हैं, सारा कुछ, वो चीज़ें बहुत अट्रैक्ट कर देती है बंदे को। तो वहाँ से बस सोच लिया कि इंटरनेशनल क्रिकेट खेलनी है, जो मर्जी हो जाए। आप सिमी पढ़ाई में भी बहुत अच्छे थे, बिकॉज आंटी अंकल इज फ्रॉम द एजुकेशन बैकग्राउंड, वो टीचर भी रहे हैं, और मेरे को पता है कि आप पढ़ाई में बहुत अच्छे थे। पेरेंट्स का उस टाइम पे क्या क्या टेक था इस चीज़ के ऊपर कि हाँ जी इसको अभी मैं पढ़ाई में डालें या क्रिकेट में डालें? उनके लिए कितना टफ डिसीजन होगा, क्योंकि आप ऑलरेडी पढ़ाई में बहुत अच्छा कर रहे थे, और अगर आपने गेम प्रोफेशनली खेलनी है देन यू हैव टू सेक्रीफाइस योर स्टडीज अ लॉट इन फैक्ट, है ना? तो उस टाइम पे घर पे कैसा माहौल था और कैसे पेरेंट्स ने सपोर्ट करी? नहीं, पेरेंट्स की तो बहुत ही ज़्यादा सपोर्ट रही। अगर पेरेंट्स की सपोर्ट ना होती तो मैं कभी भी इंटरनेशनल क्रिकेटर नहीं बन पाता, ये तो 100% है। तो क्योंकि मुझे याद है एक बारी शुरू में उनको इतनी नॉलेज नहीं थी, मैं शायद 7th या 8th क्लास में होऊंगा, और हमारे डिस्ट्रिक्ट के मैच थे, और मैं प्लेइंग 11 में नहीं खेल रहा था। तो 2 डे मैच था, तो पहले दिन मैं नहीं खेला, अगले दिन घर वालों ने स्कूल भेज दिया कि तू कौन सा खेल रहा है, तो स्कूल जा। लेकिन मुझे पता नहीं था कि टीम के साथ रहना होता है। और जब वापस आए तो मतलब सर ने मुझे बाहर निकाल दिया टीम से कि ऐसा नहीं होता। फिर सर के घर गए दोबारा पेरेंट्स के साथ कि नहीं पता था।
तो धीरे धीरे उनको भी समझ आई कि ये मतलब दोनों चीज़ें करनी मुश्किल हो जाएंगी, तो उन्होंने काफ़ी सपोर्ट किया। और स्पेशली जब एक पॉइंट आ गया था कि मेरे फाइनल एग्ज़ाम थे और उधर से मैच भी थे, तो मैंने मैचेस को प्रेफर किया, तो उन्होंने सपोर्ट की। और कई बार ऐसा भी हुआ, मैं एक शेयर करता हूँ, आयरलैंड में एक सिचुएशन आ गई थी कि मैं वहाँ पे फुल टाइम रह रहा था, पर क्रिकेट में इतनी मैं उस टाइम आयरलैंड की टीम नहीं खेल रहा था और मुझे एक जॉब मिल रही थी, पर उसके लिए क्रिकेट को मुझे छोड़ना पड़ना था। तो उन्होंने उस पॉइंट पे, जो कि काफ़ी मैं उस टाइम पे फाइनेंशियली भी, क्योंकि सब कुछ खुद ही मैनेज कर रहा था, तो मुझे जॉब की ज़रूरत थी, पर उन्होंने उस टाइम पे बोला कि कोई बात नहीं, तो क्रिकेट ही खेल और कोई जॉब नहीं करनी। तो वो उसने काफ़ी मोटिवेट किया मुझे। सो सिमी, प्रोफेशनली आपने सबसे पहला नेशनल्स खेला विजयवाड़ा के अंदर, और उसके बाद आपको लगा कि हाँ कि मैं आगे बढ़ सकता हूँ। बट वो कौन सा मोमेंट था जहां को कहते हैं ना एक ब्रेक मिलती है बेसिकली हर इंसान को, जहां पर उसको टोटली कॉन्फिडेंस आया था कि यस मैं एक अच्छा प्लेयर भी हूं और मैं आगे भी बढ़ सकता हूं? वो ऐसा कौन सा पॉइंट था जब आप पूरे कॉन्फिडेंट हो गए थे कि अब मैं 100% डेडिकेशन से क्रिकेट खेलूंगा? हाँ जी, हम मोहाली की तरफ से खेलते थे पहले, तो एक साल आया जिसमें मैंने आई थिंक 3 या 4 मैचों में लगातार 100 किए थे। और आप भी उस टीम में खेल रहे थे। नॉट आउट। हाँ, और उसके पहले नॉट आउट थे। हाँ जी, और उसके पहले मतलब सबको पता था कि मैं अच्छा प्लेयर हूँ, पर मुझे खुद नहीं था पता कि मैं ऐसा परफॉर्म कर सकता हूँ। तो वो ऑब्वियसली इतनी मेहनत करने के बाद तो वो कॉन्फिडेंस बूस्टर था, और उसके बाद काफ़ी कॉन्फिडेंस आ गया। उसके बाद मैं स्टेट भी खेला, हम इकट्ठे खेले। उसके बाद अंडर 17 भी खेला, नॉकआउट खेला, और भी 2-3 टूर्नामेंट, बुच्ची बाबू, जेपी अत्रे, सारे खेला। तो उसने मुझे काफ़ी कॉन्फिडेंस दिया। वो जो 2 साल का फेज था ना, उसमें काफ़ी मुझे बूस्ट। सारे बेस्ट ऑफ द टूर्नामेंट्स आपने खेले। अच्छा सिमी, अपने कॉन्फिडेंस को, बिकॉज यू वर एन ओपनर बैट्समैन एट दैट टाइम, और ओपनिंग सबसे मुश्किल होती है बेसिकली, क्योंकि आपने नई बॉल फेस करनी होती है। आप कैसे खुद से कॉन्फिडेंस में रखते थे अपने आप को, और कैसे कॉन्फिडेंट फील करते थे जब आप ग्राउंड में जाते थे कि हाँ यार आज मैं टिक के खेलूंगा और मैं आज शतक मार के निकलूंगा? सो अपने आप को बूस्ट करने के लिए क्या करते थे? हाँ जी, मैं अपने आप से वैसे काफ़ी सेल्फ टॉक मैंने शुरू की थी उस टाइम पे, क्योंकि उससे पहले क्या होता था कि मैं 20, 25, 30, 40 कर देता था, फिर आउट हो जाता था। तो फिर मैंने अपने आप को यही समझाया कि रनों की तरफ नहीं देखना, मैंने सारा दिन बैटिंग करनी है। तो एक मैच आपको याद भी होगा, हमारा मैच था 90 ओवर हमारी बैटिंग थी। तो मैं ओपनर गया था और मैं 90वें ओवर में मैं खड़ा रहा और 9 आउट हो गए थे। तो मैंने 90वें ओवर में जाके 100 किया था। तो बस वो पेशेंस मैंने सीख ली थी कि विकेट पे खड़ोगे तभी रन बनेंगे। तो वहां से काफी टेम्परामेंट जो है डेवलप हुआ। तो उसने काफी मुझे हेल्प किया आगे भी। बट 2006 का सॉरी आई थिंक 4 का वक्त था, 4 या 5 का वक्त था जब आपने क्रिकेट छोड़ी। वो मोमेंट कैसा मोमेंट था, और वो डिसीजन कितना मुश्किल था सिम्मी लेना कि आप आज 8 साल से जिस चीज पे इतनी मेहनत कर रहे हो, वो आज आपको क्विट करके आपको बाहर जाना पड़ेगा, और वो सिचुएशन क्यों क्रिएट हुई? तो मैं आपको थोड़ा उसका बैकग्राउंड बता देता हूँ कि मैं काफ़ी अच्छी क्रिकेट खेल रहा था, जैसे आपने बोला, बुच्ची बाबू भी खेला था, और ऑलमोस्ट मुझे दूसरे कोचेस से फीडबैक मिल रहा था कि रणजी ट्रॉफी में नाम आ जाएगा। और उस टाइम मैं सिर्फ 17 साल का था, तो काफ़ी कॉन्फिडेंस हाई हो चुका था। और फिर अगले साल मुझे ये था कि अब मैं रणजी ट्रॉफी खेलूंगा, फिर इंडिया खेलूंगा। तो क्योंकि जब आप परफॉर्म कर रहे होते हो तो आपको थोड़ा ईजी लगने लग जाता कि हाँ कॉन्फिडेंस आ जाता है। तो अगले साल तो उस साल मुझे याद है मैंने 17 में हाईएस्ट स्कोर किया और 19 में भी हाईएस्ट स्कोर किया, और मैं अंडर 17 था उस टाइम। तो 17 में मेरा नाम आ गया था, 19 में नहीं आया था। तो उस टाइम मैं काफ़ी डिसअपॉइंट हो गया कि मैंने तो हाईएस्ट स्कोर किया है और फॉर वट एवर रीजन कि मेरा नाम नहीं आया। तो उसने थोड़ा मेरा कॉन्फिडेंस डाउन कर दिया, क्योंकि 19 के बाद आपके पास चांस होता है 19 इंडिया और फिर आगे इंडिया आने का। आई थिंक उस टाइम पे रूट भी सबसे इजी यही था कि अंडर 19 इंडिया एंड देन यू प्ले फॉर द कंट्री। बिल्कुल, उस टाइम आईपीएल वगैरह नहीं थी। और फिर उस साल, फिर उसके अगले साल मेरा 19 अंडर 17 ओवर एज हो गया था। मैं 19 में स्टेट के कैंप 40 लड़कों में भी मेरा नाम नहीं आया। तो उस टाइम मेरा बिल्कुल ही ड्रीम जिसको कहते हैं शैटर हो गया कि ये क्या हो रहा है, मैंने तो क्या सोचा था और ये कहाँ पे सिचुएशन आ गई है। तो उस टाइम मैंने मतलब थोड़ा क्रिकेट प्रैक्टिस पे जाना छोड़ दिया था। और उस टाइम पे मैं थोड़ा जिसको कह रहे हैं अब डाइवर्ट हो गया था दूसरे कामों में, जैसे फ्रेंड्स के साथ घूमे जाना, मस्ती करनी, और क्रिकेट प्रैक्टिस कभी चले गए कभी नहीं चले गए। तो थोड़ा घर वालों को भी उस टाइम टेंशन स्टार्ट हो गई कि ये क्या हो रहा है। तो वहाँ वो एक्चुअली वो टर्निंग पॉइंट था। तो फ्रस्ट्रेशन थी कि आप प्रैक्टिस पे नहीं जा रहे थे या कुछ और कर रहे थे? बिल्कुल, एक्चुअली होता क्या है, जब आप परफॉर्म कर रहे होते हो तो सब आपके दोस्त होते हैं और कोचेस वगैरह आपको बहुत अच्छा ट्रीट करते हैं। तो उस टाइम पे जब मेरा नाम नहीं आया तो कोचेस का भी मैंने बिहेवियर देखा कि काफ़ी चेंज हो गया है। और थोड़े बंदे जैसे
आपको अटेंशन कम मिलने लग जाती है, तो वो चीज़ आपको बहुत फ्रस्ट्रेट करती है। और कोई समझाने वाला नहीं था कि नहीं ये बहुत लॉन्ग जर्नी है, ये इतनी जल्दी क्रिकेट खत्म नहीं होती। तो मैं जब नहीं जाता था प्रैक्टिस वगैरह पे, तो किसी ने मुझे ऐसे नहीं कि बैठ के समझाया हो या वो, तो एक तरह आपको साइड लाइन कर देते हैं। तो वो चीज़ मुझे अंदर ही अंदर बहुत फ्रस्ट्रेट कर रही थी, और इसलिए मैं दूसरे रास्ते ढूंढ रहा था कि अपने आप को कैसे बिजी रखूं या कैसे खुश रहूं। तो उस टाइम पे काफ़ी डिफिकल्ट टाइम था मेरे लिए भी और मेरे पेरेंट्स के लिए भी। यहां से आयरलैंड क्यों, या उस टाइम क्या डिसीजन लिया कि हाँ आपने, क्योंकि देयर वर मल्टीपल अदर कंट्रीज आल्सो, और ऐसी कंट्री की ऑप्शन लेनी जो कि उस टाइम पे इतने लोग जा भी नहीं रहे थे, तो वो क्यों ली? एक्चुअली मेरा पहले प्लान था कि मैं इंग्लैंड जाके काउंटी क्रिकेट वगैरह खेलूं, क्योंकि मुझे शुरू से ही शौक था। मैं देखता रहता था वहाँ की क्रिकेट भी, और मुझे अच्छा लगता था। तो हुआ क्या, हमारा एक फ्रेंड था, हमारा कॉमन फ्रेंड, ये गौरव करके, तो वो आयरलैंड में रहता था उस टाइम, और वो भी क्रिकेट खेलता था मोहाली में। तो उसका मुझे फ़ोन आया, वो एक्चुअली मेरी गेम को काफ़ी लाइक करता था शुरू से ही, और मुझे सपोर्ट भी करता था। तो उसने मुझे पूछा कि कैसे चल रही है क्रिकेट, और मैंने उसको बताया कि नहीं यार, मुझे लग नहीं रहा कि यहाँ पे आगे चांस मिलेगा या मैं खेलूंगा, इंडिया खेलूंगा, ऐसा मुझे लग नहीं रहा। तो उसने फिर सजेस्ट किया कि एक सीज़न आयरलैंड आके ट्राई करो आप, तो वहाँ पे काफ़ी अच्छी सेटअप है क्रिकेट का, और वहाँ पे आके सीजन खेलो और देखो कि कैसा है, आप यहाँ से खेल जाओगे। तो उस चीज़ ने मुझे एक तरह कहते नहीं कि डूबते को तिनके का सहारा, तो वो चीज़ हो गई कि मुझे लगा कि नहीं, मैंने यही करना। और थोड़ा मतलब एक आप कहते हो कि ब्लाइंड फेज भी था कि मुझे था कि मैं खेल जाऊंगा, मैंने बस यहाँ से निकलना है, मैं इस सिस्टम से निकलना चाहता था कि क्योंकि मैं इतना फ्रस्ट्रेट हो गया था। तो बस उस टाइम मैंने घर वालों को भी बोला, उनको भी लगा पहले कि मैं मजाक कर रहा हूँ, क्योंकि पहले तो कोई बाहर जाने का प्लान ही नहीं था कहीं पे। तो वो उसके फ़ोन कॉल ने, बस उसका फ़ोन आया और मैंने अपना बैग पैक कर लिया। 2006 में आप मूव किए। सो 2006 से लेके जो जर्नी नई शुरू हुई, वो कितनी मज़ेदार थी और कितनी डिफिकल्ट थी, उसके बारे में कुछ बताओ कि जाके आपने क्या स्ट्रगल की, कैसे कैसे हर चीज़ करी, सो उसके बारे में बताएं। हाँ जी, जर्नी मज़ेदार भी काफ़ी थी और डिफ़िकल्ट उससे भी ज़्यादा थी मैं कहूँगा, क्योंकि जब आप जाते हो वहाँ पे, एक तो सबसे पहला जो नोटिसेबल चेंज था वो वेदर था। बहुत ही ठंड थी, मैं गया था फरवरी में, तो उस टाइम वहाँ पे बर्फ़ पड़ रही होती है और बहुत ही ठंड। फिर मैंने एक जॉब ढूंढी एक हार्डवेयर स्टोर में ना, तो जैसे यहाँ वहाँ पे पेंट वगैरह सारी चीज़ें घर की मिलती हैं। तो शुरू में जब मैं वहाँ पे गया, तो उन्होंने मुझे जैसे कई लकड़ों के बहुत ज़्यादा लकड़ियाँ पड़ी थी, जैसे एक उसको अनलोड करके दूसरे पे लगाना था। तो मुझे बॉस था जो वहाँ पे गोरा, उसने बोला कि ये सारा ना अनलोड करके उधर रखना है। तो मैंने कहा अच्छा, मैं कितने बंदे हैं? तो वो कहता कोई बंदे नहीं, तू अकेला ही है। तो मैंने कहा इतना सारा मैं कैसे करूँगा, मैंने तो कभी किया ही नहीं। वो कहता कि हमने तुझे एम्प्लॉय किया तो करना पड़ेगा। तो मैं लगा रहा, शाम तक 8-9 घंटे की शिफ्ट थी। तो जब तक मैं घर, मतलब मैं परेशान हो गया, क्योंकि ऐसे काम कभी किए नहीं थे। तो घर आके मैं काफ़ी फ्रस्ट्रेट हुआ कि ये क्या है। और अगले दिन जैसे वीकेंड पे फिर उसने मुझसे झाड़ू लगवाया, सारा कुछ किया। तो ये चीज़ें करके काफ़ी ह्यूमिलेशन भी होती थी, पर मेरे ख्याल से उसी चीज़ ने मुझे काफ़ी चेंज कर दिया एज अ पर्सन भी, काफ़ी हम्बल कर दिया, और असली में समझ आने लगी कि दुनिया ये होती है। और जो इंडिया में एटीट्यूड था वो बिल्कुल ही चेंज हो गया। तो उस चीज़ ने डाउन द लाइन काफ़ी हेल्प की, पर उस टाइम पे बड़ा मुश्किल लगता था। कितने दिन जॉब की वहाँ मैंने 2 साल जॉब की। अच्छा, सेम तरीके का काम? सेम। और धीरे धीरे फिर सेटलमेंट हो गई थी। आपको पता है हम पंजाबी हैं, थोड़ा जुगाड़ लगा लेते हैं, फिर मैनेजर वगैरह के साथ सेटिंग करके थोड़ा काम वो कर लिया, पर शुरू में काफ़ी काम करना पड़ा। सो वहाँ पर आप कंप्लीटली क्रिकेट में फोकस किस ईयर से आपने हो गए थे कि यार अब मैं सिर्फ क्रिकेट का ही काम करूँगा, और वो काम भी क्या था? तो हुआ क्या था, मैं एक्चुअली 2008 का सीज़न खेल के मेरा जो स्टूडेंट वीज़ा वो ख़त्म होने वाला था। ओके। तो मैं वहाँ पे काफ़ी वो सीज़न मेरा बहुत ही अच्छा जा रहा था। मैंने 300 लगातार बना दिए थे वहाँ पे क्लब क्रिकेट में ना। तो उसके बाद मेरा वीज़ा ख़त्म होने वाला था और इंडिया में आईपीएल वगैरह शुरू हो गई थी। तो मैंने सोचा कि, और काफ़ी दोस्त जैसे यहाँ पे जो बंदे खेलते थे वो खेल रहे थे, तो मैंने फिर यहाँ पे भी बात की कोचेस वगैरह के साथ। तो उन्होंने कहा कि तू वापस आ जा, यहाँ पे खेल जाएगा। तो उस टाइम फिर मैं वापस आ गया इंडिया, क्योंकि मेरा वीज़ा भी खत्म हो रहा था और मैंने ट्राई भी नहीं की वहाँ पे। मैंने कहा चलो, तो मैं इंडिया आया, यहाँ पे थोड़ी देर आके खेला, फिर वही सारा सिस्टम शुरू हो गया। तो मैं काफ़ी उस टाइम फ्रस्ट्रेट हो गया फिर से, क्योंकि मैंने स्टडी कंप्लीट नहीं की जो करने आया था। तो उसकी वजह से वीज़ा दोबारा लग नहीं था रहा। तो फिर मैं काफ़ी डिफिकल्ट सिचुएशन में आ गया कि अब मैं वापस कैसे जाऊँगा।
और कोई कह रहा था कि कनाडा चल जाओ ये वो, पर मेरा दिल कि मैंने आयरलैंड ही जाना, क्योंकि मैं वहाँ पे रहा था, क्रिकेट खेली थी। तो फिर 2010 में जो क्लब से मैं खेला था उन्होंने मेरा वर्क परमिट करवाया और मुझे दोबारा क्रिकेट के बेस पे ही एज अ प्रोफेशनल मुझे उन्होंने बुलाया। 2010 में फिर मैं एज अ प्रोफेशनल गया। मुझे पता नहीं था एक्चुअली कि प्रोफेशनल जो क्रिकेटर होता है उसकी क्या जिम्मेवारी होती है, क्या होता है। तो मैं क्लब में गया, तो मैंने अपना वही नॉर्मल अपने तरीके से जैसे गया। टाइम कीपिंग भी इतनी अच्छी नहीं थी, मैं थोड़ा लेट हो जाता था। तो जो वहाँ पे प्रेसिडेंट थी वो बहुत स्ट्रिक्ट थी हमारी, जो मैडम थी ना वहाँ पे। तो उसने मुझे पहले दिन ही वार्निंग दे दी कि अगर तू आगे से लेट हुआ तो हम तुझे वापस इंडिया भेज देंगे। तो जो कि काफ़ी मुझे उसने शॉक किया कि इतना एकदम से इतनी ज़्यादा बड़ी बात बोल देनी। तो उस टाइम से फिर मुझे काफ़ी हुआ कि अब मैंने टाइम पे ही आना है। और फिर कोचिंग की, और काफ़ी उस मैडम ने मुझे काफ़ी घुमाया, जैसे मतलब कि कोई गेट खुला रह गया। और ग्राउंड का सारा मैं रोल वगैरह सारा ग्राउंड का भी काम करता था, कोचिंग भी करता था, क्रिकेट भी खेलता था। तो वो भी काफ़ी डिफिकल्ट था। तो एक बार गेट खुला रह गया और मैं काफ़ी दूर रहता था, तो उसका फ़ोन आया कि गेट खुला है रात को 10-11 बजे। तो मैंने उसको बोला कि किसी और को बोल दे जो पास रहता है। वो कहती नहीं, तू ही जाएगा। तो मुझे याद है मैं 2-3 बसें पकड़ के गया और गेट की चाबी वो लॉक लगा के आया। तो मैं वही सोच रहा था कि ये तो बहुत, ये भी आसान काम नहीं है, क्योंकि किसी की जॉब करनी है आपको काफ़ी मुश्किल है। पर उस टाइम मैंने कहा कोई बात नहीं, प्रिपेयर हो गए थे। हाँ, कि मैं अपना करता रहूँगा और एक ना एक दिन फिर टाइम चेंज होगा। 2013 में फिर जब आप वहाँ गए, उसके बाद आपने नई लाइफ कैसे शुरू करी? तो उस टाइम एक्चुअली पहले जब 2010 और 11 में मैं सिर्फ सीज़न खेल के वापस आ जाता था इंडिया। तो फिर अगर मैं ऐसे ही करता रहता तो मैं आयरलैंड की क्वालिफिकेशन नहीं बननी थी मेरी, क्योंकि वहाँ पे आपको 5 साल रहना पड़ता है, फिर आप क्वालिफाई होते हैं कंट्री के साथ खेलने के लिए। तो फिर 2012 में मेरा क्लब ने हेल्प की, थोड़ा लंबा वीज़ा लग गया। तो मैं फिर विंटर्स में वहाँ पे रहने लग गया। और विंटर्स में जैसे आपको बताया बहुत ठंड होती है और बर्फ़ होती है ये वो। तो उस टाइम फिर कुछ करने को होता नहीं था और जॉब भी नहीं थी कोई और। तो मैंने ग्राउंड के पास ही मेरा घर था जहाँ पे मैं रह रहा था ना, तो फिर मैंने ग्राउंड में जाके बैटिंग के लिए तो कोई और बॉलर चाहिए होता आपको। तो मैंने कहा मैं बॉलिंग ही सीख लेता हूँ कि अकेला तो हूँ। तो मैं अपनी बॉलें इकट्ठी करके वहाँ पे इतनी ठंड में बॉलिंग करता रहता था अकेला ही। पहले तो आपको पता है टेढ़ी मेढ़ी बॉलिंग होती थी, कभी गिरती नहीं थी। फिर धीरे धीरे उसमें अपनी वीडियो बना के देखनी कि कैसे हो रहा है, दूसरे बॉलर्स को देखना जो इंटरनेशनल टीवी पे, और उनकी कॉपी कर करके फिर मैंने बॉलिंग सीख ली थोड़ी बहुत ही उस टाइम। तो फिर धीरे धीरे कॉन्फिडेंस बनता गया और बॉलिंग इंप्रूव होती गई उसके बाद। सिमी, किस साल में आके पहला ब्रेक मिला आयरलैंड की तरफ से प्रोफेशनल क्रिकेट में आपको, और वो मूवमेंट क्या थी? तो उसमें भी काफ़ी ट्विस्ट है। जैसे तो मेरी एज उस टाइम 30 की हो चुकी थी। वो 2017 का ईयर था। और मैंने उस टाइम फिर मैंने सोचा कि मैं अब नहीं आऊँगा टीम में, क्योंकि मैं काफ़ी सालों से परफॉर्म कर रहा था और फॉर वट एवर रीज़न मेरा नाम नहीं था आ रहा फिर से। तो मैंने यही सोच लिया कि क्रिकेट मेरी डेस्टिनी में नहीं है, तो मैं कोई और करियर चुनता हूँ। तो मैं फिर अपना फिटनेस इंडस्ट्री में आ गया था। मैंने पर्सनल ट्रेनिंग का कोर्स भी किया, स्ट्रेंथ एंड कंडीशनिंग का। तो मैं उधर, मेरी जॉब स्टार्ट होने वाली थी जिम में, और उसी टाइम आप कह सकते हो लकीली वो आयरलैंड ए में मेरा कैंप में नाम आ गया, आयरलैंड ए के कैंप में। और उसी दिन जॉब स्टार्ट करनी थी। फिर से मेरे सामने सिचुएशन दोनों आ गई। फिर मैंने डिस्कस किया पेरेंट्स से। वो कहते हैं भाई अब तो हम नहीं, तेरे डिसीजन है, क्योंकि अब तो करियर कोई चुनना ही पड़ेगा, अब तो काफ़ी टाइम हो गया, जैसे इतने टाइम से तू घूम रहा है ऐसे। फिर उस टाइम मैंने फिर सोचा कि क्या पॉजिटिव डिसीजन क्या है दोनों में से। तो मैंने यही सोचा कि वो तो बाद में भी कर लूंगा, मैंने क्रिकेट में एक और चांस है। तो उस टाइम फिर मैं कैंप लगाने गया, एक मौका हो। फिर उठे बस उसके बाद मैंने कैंप लगाने गया, और फिर मेरी टीम में सिलेक्शन हुई आयरलैंड ए के लिए। फिर हम इंग्लैंड गए खेलने, और फिर उधर मैंने काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया, मतलब बैटिंग में भी और बॉलिंग में भी। तो वो जो कोच था जो नेशनल टीम का था उस टाइम, जॉन ब्रेसवेल करके, वो उसने बोला कि मुझे सिमी सिंह है जो अब टीम में चाहिए। और फिर उसके बाद मैं आपको बताता हूँ कि हमारा उस टाइम तक मुझे पता नहीं था कि क्या होगा। तो हम वापस आए थे और आयरलैंड ए के और मैच थे आयरलैंड में ही बांग्लादेश के साथ। तो मैं अपना बैग पैक कर रहा था कि भाई मैच है ऐसे ऐसे। तो मुझे फ़ोन आया सिलेक्टर का। तो वो कहता कि क्या कर रहा है? मैंने कहा मैं अपना बैग पैक कर रहा हूँ, उधर जाना है। वो कहता नहीं मत कर। तो मैं उस टाइम हो गया कि यार इतना परफॉर्म किया, आयरलैंड ए में भी नहीं डाला। तो उन्होंने बताया कि नहीं तेरी सिलेक्शन हो गई है सीनियर टीम में, न्यूजीलैंड के साथ सीरीज़ है। तो वो जो मोमेंट थी वो मेरे लिए मैं कभी नहीं भूल सकता। सारा जो ऐसे आपको बताया कि अंडर 14 से अंडर 11 का सारा सीन मेरी आंखों के सामने आ गया। और उस टाइम इंडिया के हिसाब से रात के 2-3 बजे होंगे, और मैंने घर पे फ़ोन लगा दिया
तो घर वाले भी डर गए कि इतनी रात को फ़ोन आ गया, सब ठीक तो है। तो मैं भी काफ़ी इमोशनल था और मैंने ऐसे ही बोला कि मैं टीम में आ गया। वो कहते हैं हाँ हमें पता है आयरलैंड ए में तो है। मैं कहा नहीं मैं सीनियर टीम में आ गया। और वो जो मोमेंट था हम कभी नहीं भूलेंगे, मैं और मेरे पेरेंट्स। तो काफ़ी मतलब इमोशनल मोमेंट था, 2 मिनट तो कुछ बोले ही नहीं, हमने सोचा कि ये कैसे हो गया। तो वो काफ़ी मतलब आपको जैसे कहते हैं ना कि पे ऑफ हो गया सारा कुछ उस टाइम पे ही। क्या पूरा वक्त था, और वो एक दिन वो 20 साल आपके सामने आए, कैसा फील हुआ उस टाइम पे जब आपके पास वो ड्रेस आती है और वो आप एक झंडा देखते हो कंट्री का, और आप एक प्राउड फील करते हो कि आई एम वन ऑफ दोज रेयरेस्ट पीपल इन द वर्ल्ड हु आर रिप्रेजेंटिंग द कंट्री? कैसी फीलिंग थी? बहुत ही मतलब अमेजिंग फीलिंग थी। मैं मतलब डिस्क्राइब करना भी मुश्किल है, क्योंकि हमने सोचा तो था ये हमेशा कि ऐसे खेलना, इंटरनेशनल क्रिकेट में देखेंगे खेलेंगे, पर जब तक वो चीज़ होती नहीं आप सोचते हो कि कर लेंगे। तो मुझे याद है मैं ग्राउंड में जिस दिन गया, जिस दिन हमारी सीरीज का पहला मैच था, तो उस दिन ग्राउंड में देखा कैमरास वगैरह लगे हुए हैं सारा कुछ, और मैंने वैसा माहौल वैसे तो देखा था टीवी पे, पर अपने जैसे कि मैंने कि आज मैं खेलूंगा यहाँ पे, तो वो और न्यूजीलैंड के प्लेयर्स आ रहे थे, और तो उस टाइम मुझे सारा याद आया कि कैसे डिस्ट्रिक्ट के मैच खेलते होते थे, कैसे मोहल्ले के मैच खेलते थे, और कैसे कैसे मना किया कि आगे नहीं बढ़ेगा। हाँ, और कहाँ से मुझे बोला। तो वो सारे सीन मुझे एक विनिंग फीलिंग आई जब मैं ग्राउंड में गया कि आज मैंने कुछ अपने लाइफ में अचीव किया है, जो मैंने सोचा था वो इसके आगे जो मर्जी हो, पर आज मैंने एक अपना डेब्यू कर लिया। मुझे जब कैप मिली अपनी इंटरनेशनल कैप, तो वो काफी प्राउड मोमेंट था मेरे लिए। अच्छा सिमी, रिसेंटली आपने एक वर्ल्ड रिकॉर्ड कायम किया, तो वर्ल्ड रिकॉर्ड जब आपने बनाया तो आपको कैसी फीलिंग आई? वो दिन एक्चुअली 16 जुलाई खास करके इतने डाउन द ऑर्डर जाके 100 करना, विच इज ऑलमोस्ट टू इम्पॉसिबल। तो उस दिन कैसी फीलिंग आई, और वो उस दौरान क्या चल रहा था आपके माइंड में? हाँ जी, वो दिन एक्चुअली 16 जुलाई का दिन मैं कभी नहीं भूलूंगा। हमारे 6 आउट हो चुके थे, आई थिंक 80 स्कोर था कुछ, और हम 350 रन चेस कर रहे थे अगेंस्ट साउथ अफ्रीका। तो मैं बैटिंग करने गया, और मेरा यही था कि मैंने नॉट आउट बार जाना है और स्कोर बोर्ड की तरफ नहीं देखना। तो पहले मैं थोड़ा स्लो खेला, टाइम लिया, क्योंकि अच्छी बॉल शामजी बॉल कर रहा था, काफ़ी अच्छी बॉल आ रहा था, उधर से दूसरे एंड से नोकिया बॉल कर रहा था जो कि काफ़ी तेज़ करता बॉल। तो थोड़ा टाइम मैंने अपने आप को दिया, और फिर जब मेरी पहली बाउंड्री आई अगेंस्ट नोकिया, पुल शॉट मारा मैंने, चौका मिला, तो कॉन्फिडेंस बढ़ने लग गया। और फिर मैंने सोचा कि मैं जब 20-25 बॉलें खेल लेगी, अब मैंने खुल के खेलना है। तो उसके बाद मैंने अटैकिंग स्ट्रोक्स खेलने शुरू किए, और मैं खेलता गया, मेरी 50 होगी, तो उससे कॉन्फिडेंस और बूस्ट हो गया। तो मुझे याद है मैं 68 पे पहुंच गया था, और हमारे 9 आउट हो गए। तो जो लास्ट मैन आया बैटिंग करने, तो मैंने उसको यही बोला कि भाई आउट नहीं होना तूने, और बाकी मैं देख लूँगा। और उसने मैं कहूँगा उसका भी उतना ही रोल है। तो वो हर सारी बॉलें रोक लेता था, और मैं दूसरे एंड से अटैक कर रहा था। तो चलते चलते फिर मैं 90s में उस टाइम 100 के बारे में नहीं सोच रहा था। फिर मैं खेलता गया, और 90s में जब मैं पहुंचा 96 पे, तो फिर मुझे लगा कि अब मैं कुछ स्पेशल अचीव कर सकता हूं। पता था कि वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने जा रहे हो आप, या ये कुछ डिस्प्ले होता है ड्यूरिंग द मैच कि हाँ जी अगर आप 100 करोगे तो इट वुड बी अ वर्ल्ड रिकॉर्ड? नहीं, मुझे नहीं पता था, इस बात का नहीं पता था। मुझे ये था कि मैंने बस 100 बनाना है, चाहे जो मर्जी हो जाए, और टीम को पास लेके जाना टारगेट के। तो फिर मैंने जब वो शॉट मारा और 2 रन लेके अपना 100 पूरा किया, फिर जैसे मैंने बोला कि बहुत ही अनबिलीवेबल फीलिंग थी कि इंटरनेशनल क्रिकेट पे 100 करना, वो भी 8 नंबर पे जाके अगेंस्ट साउथ अफ्रीका, और इतने अच्छे बॉलिंग अटैक के साथ। बिल्कुल। तो उसने मुझे काफ़ी कॉन्फिडेंस दिया, और फिर जब मैं वापस आया मुझे पता चला कि वर्ल्ड रिकॉर्ड था, तो ऑब्वियसली बहुत अच्छी फीलिंग आई। और उसके बाद काफ़ी कवरेज भी हुई मीडिया पे, और मुझे काफ़ी लोगों के कनाडा से, अमेरिका से, ऑस्ट्रेलिया से काफ़ी लोगों के मैसेज आए, फ़ोन आए, और काफ़ी प्राउड मोमेंट थी वो भी। सिमी, एक हर स्पोर्ट्समैन का ड्रीम होता है वर्ल्ड कप खेलना, और आप रिसेंटली वो ड्रीम पूरा करके आए हो। जब वर्ल्ड कप शुरू हुआ कैसी फीलिंग थी, और आपने तो वहां इतना अच्छा परफॉर्म किया ड्यूरिंग द वर्ल्ड कप, तो कितना मजा आया वर्ल्ड कप खेल के? वर्ल्ड कप खेल के बहुत मजा आया। एक्चुअली जो वर्ल्ड कप होता है ना, वो जो दूसरे सीरीज वगैरह होती हैं उनसे काफ़ी बड़ी इवेंट होती है, और हर चीज़ उसमें एक अप द नॉच हो जाती है कि ग्राउंड्स, स्पेशली ऑस्ट्रेलिया में ग्राउंड्स बहुत अच्छे हैं, और जो सेटअप होता है, और बहुत लोग आते हैं, बहुत मीडिया का भी बहुत होता है, तो इवेंट बिल्डअप होनी शुरू हो जाती है, तो आपको पता लगता है कि आप किसी बड़े इवेंट में आए हो। तो मुझे याद है हमारा MCG में एक प्रैक्टिस मैच था पहले वर्ल्ड कप के, और मैं पहली बार गया था मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड में ना।
तो जब अंदर गए वहाँ पे इतना बड़ा ग्राउंड है वो, और इतनी अच्छी फीलिंग आई कि हम यहाँ पे खेलेंगे, और वहाँ पे प्रैक्टिस मैच खेला, तो वहाँ से काफ़ी जैसे वर्ल्ड कप की फीलिंग आनी स्टार्ट हो गई थी। और उसके बाद हमारा वर्ल्ड कप क्वालिफाइंग मैच शुरू हुए, जो कि काफ़ी टफ मैचेस होते हैं, क्योंकि आपको 3 में से 2 जीतने पड़ते हैं। तो और हम पहला मैच हार गए थे जिम्बाब्वे से, तो हमने अगले 2 मैच जीते, स्कॉटलैंड और वेस्ट इंडीज के साथ, और मेरा भी रोल रहा, मैंने विकेट ली उसमें। तो काफ़ी जैसे कहते हैं नहीं, सेंस ऑफ अचीवमेंट थी, तो हमारा वहीं से काफ़ी कॉन्फिडेंस बन गया था। और उसके बाद हमने इंग्लैंड के साथ खेला, एमसी में इंग्लैंड को हराया। वो सबसे बड़ा, आई थिंक वन ऑफ द बिगेस्ट मैचेस में से एक होगा वो, आयरलैंड के लिए इंग्लैंड को हराना और आगे बढ़ना उससे। जी बिल्कुल। और फिर आपने देखा कि इंग्लैंड आगे जाके वर्ल्ड चैंपियंस बने, तो ये काफ़ी बड़ी विन थी हमारे लिए, और आयरिश क्रिकेट की हिस्ट्री में ये बहुत हमेशा याद रखी जाएगी। सिमी, एनी 3 थिंग्स विच यू वांट यंगस्टर्स नॉट टू डू? आई थिंक वैसे तो बहुत सारी चीज़ें हैं, पर फर्स्ट ऑफ ऑल जो मैंने अपनी लाइफ में कभी नहीं किया है, ड्रग्स, बिकॉज आई थिंक आज की हमारी स्पेशली जो पंजाब में हालात हैं, और जो वो बहुत इफेक्ट करता है, अकेले आपको नहीं, आपकी फैमिली को, सबको। बिल्कुल। तो इस चीज़ से जितना दूर रह सकें, आपकी हेल्थ को, आपकी मतलब पूरा सिस्टम खराब हो जाता है, बड़े बड़े घर डूब जाते हैं इस चक्कर में। तो डेफिनेटली फ्रॉम हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू भी तो ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। और आई थिंक दूसरा जो मैं कहूँगा कि जो आजकल काफ़ी वायलेंस का वो दौर चल रहा है, इवन फिल्मों को या गानों को देख के लोग इन्फ्लुएंस हो जाते हैं, उस चीज़ को एंटरटेनमेंट यूज़ करो, हम सारे सुनते हैं, पर इतना अपनी लाइफ में मत लेके आओ, क्योंकि अगेन इसकी जर्नी रिस्ट्रिक्टेड। हाँ जी, तो ये चीज़ें मैं कहूँगा। और तीसरी चीज़ मैं ये कहूँगा कि हमेशा अपने पेरेंट्स की हमेशा रिस्पेक्ट करो, और अपनी फैमिली की रिस्पेक्ट करो, क्योंकि मैंने देखा काफ़ी अपनी फैमिली से की वजह से ही जहाँ पे पहुँचे होते हैं, और फिर बाद में फैमिली को ही भूल जाते हैं या लुक आफ्टर नहीं करते, तो ये इससे भी बंदे का कैरेक्टर पता चलता है। तो हमेशा आपके जो फैमिली वाले हैं वो अच्छा ही सोचते हैं, कभी भी, चलो बातें होती रहती हैं हर फैमिली में, तो इस चीज़ को कभी भी आप, क्योंकि एंड ऑफ द डे आप जितना मर्जी अचीव कर लो, ये चीज़ अलग है, ये चीज़ आपके साथ हमेशा रहेगी, चाहे आप सक्सेसफुल हो चाहे ना हो। तो उस चीज़ को आप गवाओ मत, रिलेशनशिप्स को आप बना के रखो। बिल्कुल। सिमी, थैंक यू वेरी मच फॉर स्पेयरिंग योर वैल्यूएबल टाइम, और आप हमारे शो पे आए। बहुत अच्छा लगा आज इंटरेक्ट करके, मुझे बहुत सारी वो यादें आ गई जो हमने इकट्ठों ने एक फेस पीरियड क्रिकेट का देखा हुआ है। ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर। आप आगे काउंटी खेलेंगे, इंटरनेशनल क्रिकेट खेलेंगे, सारे आगे के जितने भी बड़े टूर्नामेंट्स हैं या जितने बड़े इवेंट्स हैं, उसके लिए आपको ऑल द बेस्ट, and make us proud. We all are proud of you. Thank you so much. It was a pleasure to have an interview with you, my old friend, and your show is doing really well, and best of luck to you as well. Thank you. So everybody, that was Simi Singh at Friday Talks. See you next weekend. Till then, stay tuned.